हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। हम लोग बेटा बात कर रहे थे पुराने वीडियोस में हीट ट्रीटमेंट के बारे में। हीट ट्रीटमेंट के टाइप्स देखा था। अब उसी के आगे हम लोगों को देखना है कि हीट ट्रीटमेंट में जो प्रोसेसेस हम लोगों ने देखे हैं, एनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, बहुत सारे, मतलब अभी तो अगर देखा जाए तो एनीलिंग की बात हम लोगों ने किया था। एनीलिंग में भी अगर हम देखें तो एनीलिंग में दो टाइप की एनीलिंग देखे थे, और एनीलिंग के स्टेजेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर हमने आपसे बात किया कि बेटा एनीलिंग प्रोसेस में कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे A0, A1, A2, A3 के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसकी टेम्परेचर लिमिट क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अब ये सारे प्रोसेस को समझना बहुत आसान है, लेकिन यदि अगर हमें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी समझना है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने आयरन कार्बन में पढ़ा हुआ है, उसको भी क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है, कंसिडर किया गया है। इसलिए हम लोग को फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी देखना होगा। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गया तो अगर आपको आयरन कार्बन समझ में आया है तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत आएगी। आयरन कार्बन डायग्राम में मैं पूरा तो डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में पढ़ रखा है। लेकिन कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि मैं आयरन कार्बन डायग्राम के डिस्कस करूंगा, जो कि हमारे फेस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टॉपिक में वो रेलेवेंट है और वो जो क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो आयरन कार्बन डायग्राम, सबसे पहले बेटा ये आयरन कार्बन डायग्राम होता क्या है। तो आयरन कार्बन डायग्राम एक एलॉय है। एलॉइंग हो रही है आयरन और कार्बन की कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब जैसे आयरन और कार्बन को जब हम मिक्स करते हैं तो एक डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे उसका क्या कंपोजिशन होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे यदि अगर हम बात करते हैं, मतलब FCC है या BCC है, तो इस टाइप के किस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे यदि अगर हम आयरन और कार्बन की एलॉइंग करते हैं, और कितने परसेंटेज पे करते हैं, उसमें आयरन का परसेंटेज क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, उसके बाद हम टेम्परेचर कितने पे अगर हम उसको एलॉइंग कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जो है हम लोग आयरन कार्बन फेज डायग्राम में बात करते हैं। इसके नाम से ही बेटा आपको पता चल रहा है कि जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम है वो ये है कि एक तरफ हमारे पास प्योर आयरन है, एक तरफ हमारे पास प्योर कार्बन है, और जैसे जैसे हम बीच में आते हैं तो इधर से आयरन और कार्बन की जो मिक्सिंग हो रही है, एक जो आयरन और कार्बन की जो मिक्सिंग हो रही है वो कितने परसेंटेज ऑफ कितने परसेंट उसमें कार्बन ऐड कर रहे हैं, तो किस टेम्परेचर पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है एक फेज से दूसरे फेज में जाना। मतलब कि अब यहाँ पे फेज का मतलब बेटा थोड़ा सा और डीप में अगर आप समझो तो हमें पता है कि जो भी हमें पढ़ना है हीट ट्रीटमेंट में, वहाँ पे लिक्विड फेज की कहीं पे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, लिक्विड फेज को हमें कंसिडर करना ही नहीं है। तो फेज हमारा लिक्विड होना नहीं चाहिए, यानी कि हम जो भी बात करेंगे वो सॉल्व की बात करेंगे, सॉलिड सोल्यूशन की बात करेंगे। आप इसको बिल्कुल भी लिक्विड से कंपेयर मत करना कि ये लिक्विड है। ठीक है, तो सॉलिड सोल्यूशन क्या कहते हैं, सॉलिड सोल्यूशन की बात करेंगे। तो आयरन कार्बन जो है लिक्विड से कोई लेना देना नहीं है, सॉलिड सोल्यूशन फेज है। अब इसमें जो है क्या फेजेस आते हैं, जैसे ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, फेराइट, इस टाइप के जो फेजेस हैं इनकी स्टडी हम लोग क्या कहते हैं, डिटेल में करेंगे। क्या होता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम क्या इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बताता है कि मेटलर्जी जब आप करते हो, मेटलर्जी मतलब जब आप मेटल एक्सट्रैक्शन करते हो, कोई भी एलॉय है उससे आपको मेटल निकालना है। जैसे आपको गोल्ड ऑर्नामेंट से आपको क्या कहते हैं, तांबा अलग करना है और गोल्ड अलग करना है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इस टाइप के फेज डायग्राम्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These diagrams define the regions of stability of phase which can exist in an alloy system। यहाँ पे कौन सा कहाँ पे स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, कहाँ पे मेटा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इस टाइप से भी हम लोग क्या कहते हैं, आयरन कार्बन फेज डायग्राम को समझ सकते हैं। आयरन कार्बन फेज डायग्राम का जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये है कि आपका जो वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल एक्सिस होती है वो क्या करती, शो करती है आपकी टेम्परेचर, शो करती है डिग्री सेल्सियस पे। कुछ बुक्स में, कुछ रेफरेंसेस में आपको फ़ारेनहाइट में भी मिल जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो यहाँ पे सेल्सियस में है उसी को क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिया है, जो कि फॉर्मूला होता है वो 9/F/C/32 ऐसा कुछ करके है, 5/9F+32 ऐसे कुछ करके है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्सियस याद रखो या फ़ारेनहाइट याद रखो। हालांकि लेकिन मैक्सिमम टाइम हम सेल्सियस की ही बात करते हैं, फ़ारेनहाइट की तो रेयरेस्ट केस में हम बात करते हैं। तो यदि अगर आता है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हम देखते हैं वर्टिकल एक्सिस में बेटा टेम्परेचर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा क्या है, कार्बन का परसेंटेज है, कार्बन का कंपोजिशन है। कार्बन का कंपोजिशन अब आप बोलोगे सर 0.5 1 2 3 4 पे क्यों लिया गया है, या फिर जो परसेंट जो क्या कहते हैं टेम्परेचर है वो ये पर्टिकुलर रेंज पे क्यों लिया गया। तो आपने बेटा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, स्टैटिक्स में हम जो इंटरवल्स लेते हैं वो एज पर आवर डेटा लेते हैं। तो हमारे पास डेटा ये था कि भाई जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिख रहा था वो इस परसेंटेज पे हमें दिख रहा था। जो कार्बन परसेंटेज जैसे 2.14 है, 0.7% है, इन्हीं परसेंट पे जब हमारा आयरन के साथ मिक्सिंग हो रही तो यहीं पे चेंज दिख रहा है, बाकी 0.7 से 2.14 के बीच में नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने उसके बीच में कोई पॉइंट कंसिडर नहीं किया है। तो ये सारी बातें हैं टेम्परेचर और कार्बन परसेंटेज में, जो कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी यूटेक्टिक पॉइंट और यूटेक्टॉइड पॉइंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है और यूटेक्टॉइड पॉइंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो बेटा यूटेक्टॉइड पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 0.76% यूटेक्टॉइड पॉइंट आपको दिख रहा है, और यूटेक्टिक पॉइंट 4.26% यूटेक्टिक पॉइंट दिख रहा है। तो यूटेक्टॉइड जो है, ये यूटेक्टॉइड 0.76%, ये क्या है, ये 0.76% ऑफ कार्बन है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपने आयरन में, जो हमारे पास प्योर आयरन था, प्योर आयरन में जब 0.7% और बाई वेट आपने क्या कहते हैं कार्बन इसमें ऐड किया है, तो 727 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है हमें क्या कहते हैं एक ऐसा पॉइंट देता है जो कि यूटेक्टॉइड पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन किसमें क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको अभी, है ना, कि फेराइट से ऑस्टेनाइट है या ऑस्टेनाइट से फेराइट में किस में चेंज हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूटेक्टॉइड पॉइंट क्या है बेटा, एक ऐसा एलॉइंग जहाँ पे आयरन जो है 0.7% कार्बन के साथ ऐड हो रहा है और वो टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यूटेक्टॉइड पॉइंट क्या है, एक 727 डिग्री सेल्सियस पे होने वाली एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयरन कार्बन के साथ मिक्स हो रहा है और कार्बन का परसेंटेज 0.76% है। उसी तरीके से यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, तो यूटेक्टिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी टेम्परेचर लाइन पे एक पॉइंट है, मतलब 1148 डिग्री 1148 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, कुछ बुक में 1139 या 1141 करके भी दिया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, 5-7 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो 1148 वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो 1148 वाली जो लाइन है, इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लाइन एक्चुअली, ये वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर, इसलिए हमारी टेम्परेचर लाइन है। तो 1148 डिग्री सेल्सियस पे यदि अगर हम प्योर आयरन में हम 4.26% ऑफ कार्बन बाई वेट ऐड करते हैं, तो इस टेम्परेचर पे हमें यूटेक्टिक पॉइंट मिलता है। अब यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो ये हम आगे बात कर रहे हैं आपको, है ना। अभी केवल आप यूटेक्टिक पॉइंट देख लिए और यूटेक्टॉइड पॉइंट देख लिए। उसके बाद बेटा ये हमारा हाइपो और हाइपर करके है, उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी हाइपो और हाइपर होता है, ठीक है। तो हाइपो यूटेक्टॉइड और हाइपर यूटेक्टॉइड क्या होता है, ये जो है हम आपको इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइपो यूटेक्टॉइड जो कास्ट आयरन होता है और हाइपर यूटेक्टॉइड कास्ट आयरन होता है, वो क्या कहते हैं, और या तो हाइपो यूटेक्टिक स्टील या हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, तो इस पे क्या कहते हैं, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि अगर हम हाइपो यूटेक्टिक स्टील की बात कर रहे हैं, किसकी, हाइपो यूटेक्टॉइड की यदि अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाइपो यूटेक्टॉइड बेटा आपका क्या कहते हैं होता है कितना, 0.2% समथिंग, 0.2 समथिंग। और उसके बाद उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, यदि अगर हम बात करते हैं तो 0.7 क्या कहते हैं 0.76 सॉरी 0.76% तक, हाँ 0.76% तक आपका हाइपोयूटेक्टॉइड होता है, और 0.76 से 2.14% तक, मतलब ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से 0.76 से यहाँ तक लेकर ये हाइपर यूटेक्टॉइड है, और इधर क्या है, हाइपो यूटेक्टॉइड है। अब हमें पता है कि 2.14% से पहले स्टील होता है, तो बेटा वो स्टील होगा। और कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहते हैं 2.14 से लेके 4.26% तक, ये जो है हमारा क्या होगा, ये कास्ट आयरन की फेज होगी, ठीक है। कास्ट आयरन यहाँ पे जो हमारा हो रहा है,
4.67 4.26 है एक्चुअली, किसी किसी बुक में 4.31 भी लिखा होगा, तो 4.3 तक हम इसको माने अगर अप्रॉक्स राउंड ऑफ मानते हैं तो। ये जो 4.3 है और 2.14% है, तो 2.14% ऑफ कार्बन से 4.3% ऑफ कार्बन तक ये हमारा जो क्या कहते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन है वो हमारा हाइपर यूटेक्टिक है। और जब हमारा 4.26 है, ये लास्ट वाली लाइन 6.67 परसेंटेज है, तो लास्ट वाली जो लाइन है 6.67 परसेंटेज, 4.26 से 6.67 परसेंटेज तक आपका क्या होता है, आपका होता है हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है 2.14 से 6.67 तक कास्ट आयरन है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कास्ट आयरन वाला रीजन है। तो इधर सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा, 2.14 से 4.26 तक आपका हो जाएगा हाइपो यूटेक्टिक कॉस्ट हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और इधर क्या हो जाएगा 4.26 से 6.67 तक हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो ये हाइपो यूटेक्टोइड, हाइपर यूटेक्टोइड ये स्टील का पार्ट है, और ये जो हमारा क्या कहते हैं हाइपो यूटेक्टिक और हाइपर यूटेक्टिक ये हमारा कास्ट आयरन का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ फेजेस की हम लोग बात करेंगे। कुछ इसमें क्वेश्चंस आते हैं बेटा कि जो हमारा यूटेक्टॉइड होता है, यूटेक्टॉइड पॉइंट होता है या यूटेक्टॉइड लाइन होती है, उसकी टेम्परेचर क्या होती है, यूटेक्टिक लाइन की टेम्परेचर क्या होती है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि ये 723 डिग्री या 727 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जबकि ये 1148 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होता है, या 1148 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या कहते हैं कंसिड्रेशन होती है। अब हम लोग बेटा बात करने वाले हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो आयरन कार्बन डायग्राम में फेजेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फेजेस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रीजन है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है बेटा, ये जो पतला सा क्या कहते हैं दिख रहा है ना, ये क्लोज्ड कर्व, जो क्लोज्ड बाउंडेड सरफेस जैसा नहीं दिख रहा है, ये 900 से लेके 0 तक, ये जो बीच का ये जो रीजन है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फेराइट रीजन। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये मान के चलिए ये जो रीजन है, ये क्या रीजन है, ये फेराइट होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये फेराइट के नीचे यदि अगर हम जाते हैं, तो जो फेराइट के एकदम नीचे यहाँ पे यदि अगर हम जाते हैं थोड़ा सा एक्सिस से ऊपर, तो ये जो है ये पियरलाइट होता है। कौन सा रीजन होता है, पियरलाइट होता है। ये जो रीजन है फेराइट के नीचे ये पियरलाइट होता है, और पियरलाइट के ऊपर फेराइट रीजन होता है। अब जैसे जैसे अच्छा ये सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है बेटा, है ना। अब जैसे 500 डिग्री सेल्सियस तक हमारा मान के चलो, 400 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो है वो क्या कहते हैं फेराइट रीजन माना जाता है, लेकिन जैसे ही हम उससे कम आते हैं तो ये हमारा पियरलाइट रीजन माना जाता है। ये वाली लाइन हमारी प्योर आयरन की लाइन है, और ये वाली लाइन हमारी क्या कहते हैं प्योर कार्बन की लाइन है। तो ये वाली जो लाइन हमें दिख रही है बेटा वो आयरन लाइन है, इसको हम लोग आयरन लाइन भी बोलते हैं या फेराइट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अल्फा होगा, गामा होगा या डेल्टा होगा, ये डिपेंड करता है उसकी टेम्परेचर क्या है, उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाली जो लाइन है बेटा ये कार्बन लाइन है, इसको हम लोग कार्बाइड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आयरन ये कार्बाइड, ये प्योर कार्बन हो गया, ये प्योर आयरन हो गया। अब हमें जो मिक्सिंग करनी है, जो एलॉइंग करनी है, इन दोनों के बीच में करनी है। जैसे जैसे हम अब इधर से इस तरफ जाएंगे, ठीक है, कैसे लेफ्ट टू राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो ये आयरन का मतलब हम कंपोजिशन जो है कार्बन का ऐड करते हुए जा रहे हैं। इधर जा रहे हैं तो प्योर कार्बन बन रहा है, और इधर जा रहे हैं तो बेटा प्योर आयरन बन रहा है। तो ये बीच में क्या है, आयरन कार्बन की एलॉइंग है। तो अब यहाँ पे ये परसेंटेज ऑफ कार्बन ही तो बता रहा है कि मतलब इसमें कितना परसेंट ऐड किया, 6.67% से ज़्यादा हम ऐड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जो है हमारा क्या कहते हैं सोल्यूशन जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करें, क्योंकि हम सॉलिड लिक्विड की कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम उसको बात करें कि क्या कहते हैं इसकी जो एबिलिटी होती है वो लेने की, वो क्या कहते हैं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये रीजन हमारा बेटा जो सबसे पतला वाला है ये फेराइट रीजन है। फेराइट के नीचे जो रीजन है बेटा वो पियरलाइट रीजन होता है। उसके बाद ये जो रीजन है ये पूरा, ये वाला पूरा रीजन, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये ऑस्टेनाइट रीजन है। ठीक है, कि कौन सा रीजन है, ये ऑस्टेनाइट है। ये फेराइट, ये ऑस्टेनाइट, और फेराइट के नीचे ये पियरलाइट। अब ये होते क्या है ये भी मैं बताऊंगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ऊपर पूरा रीजन जो है वो लिक्विड है, ये मोल्टन फेज में होता है। तो अब मोल्टन फेज में हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्टडी करने की। तो ये जो है जब इस डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर जाते हैं तो हमारा पूरा मोल्टन हो जाता है। लेकिन ये जो है ये हमारे सब सॉलिड स्टेट के पार्ट है ना, ऑस्टेनाइट वगैरह। उसके बाद
ये जो रीज़न आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ परसेंट, जो ये हमारा स्टील है 2%, 2.14% अगर हम बात करते हैं 2.14% तक, तो ये तो हमारा स्टील का पार्ट है। तो ये स्टील के पार्ट में ही बेटा यहाँ पे पियरलाइट होता है ना। पियरलाइट, ये जो आपको क्या कहते हैं समझ में आ रहा है, यहाँ पे जब मैंने बात किया था फेराइट के नीचे पियरलाइट होता है, तो ये हमारा क्या कहते हैं पियरलाइट का रीज़न होता है। ये हमारा कार्बाइड हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब हम बताते हैं आपको कि अल्फ़ा और डेल्टा और गामा ये क्या है। इस एक्चुअली इस ये मतलब फेराइट की अगर हम बात करते हैं तो फेराइट जो है वो 3 तरीके से हम उसको बांट सकते हैं, अल्फ़ा डेल्टा गामा के तरीके से। अब ये अल्फ़ा डेल्टा गामा क्या है, इनके केवल और केवल बेटा स्ट्रक्चर बेस्ड है। क्या है? स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो इन ये तो आयरन कार्बन का है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये वही रिटर्न में है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम लोग क्या कहते हैं बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे जो रीज़न है उन पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो जो आयरन कार्बन है वो 2 तरीके से हो सकता है बेटा, एक स्टेबल एक मेटा स्टेबल, है ना। आयरन स्टेबल टाइप में या मेटा स्टेबल टाइप में आपने दोनों ही स्टडी किया हुआ है। तो सीमेंटाइट जो रीजन होता है वो क्या होता है, वो मेटा स्टेबल होता है। और ट्रू इक्विलिब्रियम जो होता है वो आयरन और ग्रेफाइट के बीच में होता है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग फिगर को देखते हुए बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्टेबल आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं मेटा स्टेबल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टेबल आयरन कार्बन डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं किस किस टाइप के हमें सॉल्यूशन बनते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं, उसकी स्टडी करना है। There are some important metallurgical phases and micro constituents in the iron carbon system। ठीक है, बहुत सारे क्या कहते हैं मेटालर्जिकल फेसेस हैं और जो कि आयरन कार्बन सिस्टम में हम लोग को देखना है। अब कार्बन इज एन इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी, कार्बन एक मिक्सिंग प्रॉपर्टी है आयरन में, मतलब कार्बन को ही तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटी है एक तरीके से, फॉरेन मटेरियल है। अब ये सॉलिड सोल्यूशन बनाती है। अल्फा फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट एंड डेल्टा फेराइट फेजेस ऑफ आयरन। अब ये अल्फा फेराइट और ये गामा फेराइट ये होते क्या है एक्चुअली, तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इसके बारे में हम लोग फिगर के साथ इसको समझेंगे। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फेजेस इन आयरन कार्बन डायग्राम। बिटवीन द सिंगल फेज देयर आर फाउंड विद द मिक्सचर ऑफ टू फेजेस सच एज फेराइट एंड सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट। तो अपने को जो बेसिकली देखना है सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट एंड फेराइट के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इनके स्टेजेस बदलते हैं। ये यूटेक्टॉइड और यूटेक्टिक की बात हो गई। अब यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा यूटेक्टॉइड पॉइंट पे, यानी कि यूटेक्टॉइड पॉइंट पे एट पर्टिकुलर 0.76% पे यूटेक्टॉइड होता है। ऑस्टेनाइट फेज जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है फेराइट और सीमेंटाइट में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। और यूटेक्टॉइड पॉइंट में क्या होता है बेटा, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट होता है। अब जो मेन बात है वो ये है कि जो मेन फेजेस जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो यूनिट 3 के सिलेबस के अंदर आता है, वो ये है कि जो फेजेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला फेज है बेटा फेराइट या अल्फा आयरन फेज। क्या है, फेराइट या अल्फा आयरन फेज। अब मैं एक एक करके आपको दिखाते जाता हूँ फेराइट और अल्फा आयरन फेज है कहाँ पे। तो फेराइट फेज बेटा यहाँ पे है, कहाँ पे, ये रहा, ये वाला फेज, ये जो अल्फा आपको दिख रहा है ना, ये इसके अंदर, तो ये वाला फेज बेटा ये क्या है, अल्फा फेराइट है। आप इसके टेम्परेचर देख लीजिएगा, ये वाली लाइन जो है 738 है, फिर उसके बाद जो है ये वाली, उसकी जस्ट ये छोटी सी जो लाइन बनी है 768 है। उसके बाद ये वाली जो लाइन यहाँ पे जो मिल रही है अल्फा प्लस गामा जो बना हुआ 900 डिग्री सेल्सियस है। और ये वाली लाइन अप्रॉक्स जो है 400 के आसपास में जो कि आपस में मिलती है, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये क्या है, फेराइट है। अब ये फेराइट की स्टडी हम लोग करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्या टेम्परेचर जो है पॉजेस करता है। तो इट इज़ अ स्टेबल फॉर्म, इट इज़ अ स्टेबल फॉर्म ऑफ एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट लो टेम्परेचर फेज। देखो बेटा लो टेम्परेचर फेज इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो आयरन कार्बन का जो ये क्या कहते हैं डायग्राम जो आपने बनाया हुआ था, उसमें ये सबसे नीचे जो है पॉजेस कर रहा है। हालांकि उसके नीचे पियर लाइट है, लेकिन ये भी तब भी उसके कंपैरेटिवली जो है लो टेम्परेचर जो है ये गेन रहता है इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहते हैं एफसीसी गेन करता है। लेकिन कब, जब वो 910 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर जाता है। 910 डिग्री सेल्सियस यानी कि यहाँ पे यदि अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये एफसीसी स्ट्रक्चर को जो है वो क्या कर पाता है बेटा, गेन करता है।
क्लियर है। ये हमारा फेराइट था, ये हमारा 910 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही जाता है तो ये कैसा स्ट्रक्चर गेन करता है, FCC स्ट्रक्चर गेन करता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो रीजन है फेराइट वाला, ये बेटा सॉफ्ट होता है और ये क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर फेज है। लो टेम्परेचर इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे हैं परसेंटेज जो है जो क्या कहते हैं परसेंटेज सॉरी टेम्परेचर है वो कम है ना, इसलिए ये लो टेम्परेचर फेज है। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही कम माइन्यूट लेवल पे जो है कार्बन की मिक्सिंग हुई है, तो एक तरीके से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज पे है। उसके बाद ये FCC ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो है क्या कहते हैं, जो कि ये देखो अल्फा प्लस गामा यहाँ पे दिख रहा है, ऑस्टेन यहाँ पे क्या कहते हैं FCC स्ट्रक्चर जो है वो गेन करता है कब, 910 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे फेराइट को हम हीट करते हैं इस टेम्परेचर पे तो 910 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑस्टेनाइट फेज को क्या कहते हैं गेन करता है, या फिर FCC स्ट्रक्चर को वो गेन करता है। फेराइट जो है वो क्या कहते हैं कंस्टिट्यूएंट है स्टील का ही पार्ट है, और इसके पास अपना खुद का, यदि अगर हम फेराइट का यहाँ तो क्या कहते हैं ये जो है देखा जाए तो ये FCC स्ट्रक्चर गेन कर रहा है 910 पे, लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर था इस जगह पे इसका, तो इसका अपना स्ट्रक्चर जो है बेटा BCC था। क्या था, BCC स्ट्रक्चर था। और ये जैसे ही टेम्परेचर इसका हम बढ़ाते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर FCC हो जाता है। ठीक है, और इसके यदि अगर हम बात करते हैं तो BCC और FCC में बेटा पैकिंग किसकी ज़्यादा होती है, क्लोज्ड कौन होते हैं, तो BCC जो है वो कम क्लोज्ड होता है, FCC जो है हमारा जो है ज़्यादा क्लोज्ड होता है। तो BCC हमारा कम क्लोज्ड है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सॉफ्ट होता है और ये डक्टाइल प्रॉपर्टी को पॉजेस करता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, अगर सॉफ्ट है तो बेटा स्ट्रेंथ हमारी डेफिनेटली जो है कम होगी और टफनेस जो है अच्छी होगी। कोई चीज़ अगर सॉफ्ट है तो उसकी टफनेस अच्छी होती है, स्ट्रेंथ उसकी कम होती है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये। तो ये जो है ये हम लोगों ने फेराइट और अल्फा, फेराइट को ही हम लोग अल्फा आयरन फेज भी बोलते हैं। तो ये फेराइट की बात थी। इट इज़ अ स्टेबल फॉर्म ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट लो टेम्परेचर फेज एंड इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज। इट ट्रांसफॉर्म टू FCC ऑस्टेनाइट एट 900 डिग्री सेल्सियस। Ferrite is a common constituent in steel and has a BCC structure which is less densely packed than FCC structure। FCC वो कहाँ पे गेन कर रहा है बेटा, 910 डिग्री सेल्सियस पे। इट इज सॉफ्ट एंड फेयरली डक्टाइल, इट इज मैग्नेटिक बिलो 768, मतलब जो 768 डिग्री सेल्सियस से अगर हम नीचे बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अपने पास कुछ खास रोल नहीं है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात ना करें। इट हैज़ लो स्ट्रेंथ एंड गुड टफनेस, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और टफनेस उसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बेटा फेज है बेटा ऑस्टेनाइट या गामा आयरन फेज। अब ये ऑस्टेनाइट या गामा आयरन फेज कहाँ पे है, ऑस्टेनाइट या गामा आयरन फेज कहाँ पे है, इसे हमें देखना पड़ेगा। ऑस्टेनाइट या गामा फेज आयरन जो है, जस्ट अभी हमने बात किया था कि ऑस्टेनाइट कहाँ है, गामा फेज आयरन कहाँ पे है, तो ये मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो रीज़न है, ये जो रीज़न है आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो रीज़न है बेटा, ये वाला पूरा का पूरा जो है वो क्या है, ऑस्टेनाइट रीज़न है। कैसा रीज़न है, ऑस्टेनाइट रीज़न है। लेकिन ऑस्टेनाइट अगर हम गामा की बात करते हैं तो ऑस्टेनाइट का जो गामा वाला रीज़न है वो ये है, जिसको हम बात कर रहे हैं, ये अल्फ़ा फेराइट की यदि अगर हम बात करें तो अल्फ़ा फेराइट तो ये हो गया, ऑस्टेनाइट की बात करते हैं तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्टेनाइट इज अ हाई टेम्परेचर फेज। हाई टेम्परेचर फेज क्यों हो रहा है, हाई टेम्परेचर फेज इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑस्टेनाइट जो है वो क्या कहते हैं, आपने फेराइट के जस्ट ऊपर देखा है तो टेम्परेचर ऑलरेडी हमारा वर्टिकल एक्सिस पे है, तो इसका टेम्परेचर कंपेयर टू फेराइट जो है अल्फा फेराइट, ये जो है क्या कहते हैं ज़्यादा होगा। इट इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन द FCC आयरन, अभी जस्ट बात किया था, क्योंकि 900 डिग्री सेल्सियस पे बेटा ज़्यादा हम बात करते हैं, ये 900 डिग्री सेल्सियस पे जो हम बात कर रहे थे ये वही तो है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका जो टेम्परेचर होगा वो स्ट्रक्चर जो होगा वो FCC स्ट्रक्चर होगा, विच इज अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा। नॉन मैग्नेटिक एंड डक्टाइल क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि जो हमारा क्या कहते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इससे टेम्परेचर से नीचे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पॉजेस करता है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो क्या कहते हैं नॉन मैग्नेटिक है ये। उसके बाद इट इज़ सॉफ्ट, सॉरी
क्या कहते हैं विच इज इट इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन FCC आयरन, ठीक है। इट इज़ अ FCC स्ट्रक्चर, बिल्कुल, विच इज अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, नॉन मैग्नेटिक है, डक्टाइल फेज है। ये BCC डेल्टा फेराइड पे 1394 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है, BCC डेल्टा फेराइड पे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रहा, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है डेल्टा, क्या है ये, डेल्टा। और ये जो टेम्परेचर लाइन है ये कितनी है, ये है करीब 15, सॉरी ये जो है इस वाले डायग्राम में देखते हैं, ये रही, ये 1538 वाली जो लाइन दिख रही है ये वही है, 1538 1539। इस टेम्परेचर पे जो है ये हमारा क्या कहते हैं, डेल्टा हो रहा है, ठीक है। आयरन जो है डेल्टा आयरन है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वो गेन करता है वो BCC स्ट्रक्चर गेन करता है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑस्टेनाइट, या क्या क्या, सॉरी ऑस्टेनाइट कहाँ गया, ऑस्टेनाइट। यहाँ पे ये तो जो BCC स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या कहते हैं, डेल्टा फेराइट की बात होगी। ये अभी हम ऑस्टेनाइट की अगर हम बात कर रहे थे, तो ऑस्टेनाइट हमारा ये है, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन हमारा ऑस्टेनाइट का रीजन है, ये वाला रीजन हमारा फेराइट का रीजन है। अब इस वाले रीजन के बारे में हम लोग को बात करनी है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि 1539 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इसकी बात कर रहा था, जो कि डेल्टा फेराइट फेज होता है। डेल्टा फेराइट फेज जो है ये सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन BCC आयरन है, इसका स्ट्रक्चर BCC होता है, FCC, ठीक है, BCC FCC BCC। इट इज ए स्टेबल ओनली एट टेम्परेचर हायर देन 1394। अब ये 1394 से जब ज़्यादा होगा तभी ये स्टेबल होगा, इसके पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, डेल्टा फेराइट फेज का, ऑस्टेनाइट का, गामा आयरन का। तो अल्फा फेराइट को बेटा क्या कहते हैं, फेराइट बोलते हैं, गामा आयरन को हम लोग ऑस्टेनाइट बोलते हैं, डेल्टा फेराइट को हम लोग सिंपली डेल्टा फेराइट ही बोलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, सॉरी उसके बाद एक फेज और है बेटा सीमेंटाइट का। तो ये क्या है, आयरन कार्बाइड है। सीमेंटाइट तो रीजन एक ऐसा होता है कि जहाँ पे सीमेंटाइट हर जगह ही एक तरीके से देखा जाए, आयरन और कार्बन का ये मिक्सर एलॉय है। तो इट इज एन इंटरमेटालिक कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन। इट इज अ लो ऑर्थोगोमिक स्ट्रक्चर। इट इज अ मेटास्टेबल फेज, इट इज अ हार्ड ब्रिटल फेज, इट इज लो स्ट्रेंथ, गुड कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ये जो है डिकम्पोज होता है अल्फा फेराइट और कार्बन में 650 से 700 डिग्री सेल्सियस। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे सीमेंटाइट दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो रीजन है, ये है क्या कहते हैं हमारा सीमेंटाइट रीजन, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है ये आपकी क्या है, ये सीमेंटाइट रीजन है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये जो रीजन है ये सीमेंटाइट वाला रीजन है, ये जो है हमारा फेराइट है, ये हमारा ऑस्टेनाइट है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, डेल्टा आयरन हो जाता है, ठीक है। तो डेल्टा आयरन बोलो या डेल्टा फेराइट बोलो, तो ये हो गया बेटा हम लोगों ने जो आज देखा वो है अल्फा आयरन या फेराइट, ऑस्टेनाइट, डेल्टा फेराइट, सीमेंटाइट। तो अब इन सब के बारे में ही हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस करना था, ताकि फेराइट क्या होता है आपने इसको पहले भी पढ़ा है मैं मानता हूँ। तो फेराइट क्या है, अल्फा आयरन, और ऑस्टेनाइट, डेल्टा फेराइट, सीमेंटाइट, इनके बारे में हमें बात करनी थी, इसलिए आपको क्या कहते हैं इसको कंसिडर किया गया है, इसको आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट क्या कहते हैं रहेगा, अभी ये तो केवल बेटा इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में बात हुई है। अभी इसके बाद नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम में भी कुछ क्या कहते हैं आते हैं, कुछ स्पेशल नेम्स हैं, कुछ स्पेशल कंपोजिशंस हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे क्या कहते हैं बेनाइट है, बेनाइट भी हमारा क्या कहते हैं होता है, मार्टेनसाइट है, ट्रूसाइट है। तो इनकी बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर होते क्या है, इनमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, इनमें क्या टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो उसकी बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं आगे। उसके बाद हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो हार्डली जो है इसमें अपने को फेज ट्रांसफॉर्मेशन में आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम जिसने समझ लिया है उसको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यदि अगर आयरन कार्बन डायग्राम नहीं समझ में आया है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि अगर आपने आयरन कार्बन में कुछ भी नहीं समझा है तो भी याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे
आप केवल ये रीज़न याद रखो, आप एकदम माइंड सेट में कर लो, एक चार्ट बना के आप उसको बना लो डायग्राम और उस दीवार पे टांग लो कि ये फेराइट रीजन होता है, ये हमारा क्या कहते हैं सीमेंटाइट, ये हमारा सीमेंटाइट रीजन होता है। उसके बाद क्या कहते हैं ये ऑस्टेनाइट रीजन है, ये हमारा क्या कहते हैं डेल्टा आयरन है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगर रीज़न याद रखा तो आपने क्या कहते हैं यूटेक्टोइड का टेम्परेचर याद रखा, उसके बाद क्या कहते हैं पर्टिकुलर कंपोजिशंस याद रखे कार्बन के और टेम्परेचर पॉइंट्स के, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। ठीक है। अब जैसे मान लो एनिलिंग नॉर्मलाइजिंग में अब हम डायरेक्ट अगर हम बात करें कि डेल्टा फेराइड से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑस्टेनाइट से ये उसमें चेंज हो जाता है, ऑस्टेनाइट से डेल्टा फेराइड में चेंज हो जाता है। तो आपको अब आइडिया माइंडसेट में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, किस फेस पे हो रहे हैं। डायग्राम तुरंत आयरन कार्बन का आपको हिट करना चाहिए उस पर। ठीक है। जैसे ही फेराइड की बात आती है, अल्फा की बात आती है, गामा की बात आती है, डेल्टा की बात आती है, तो इस तरीके से। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे नॉन इक्विलिब्रियम टाइप के लिए, है ना। ओके क्लास, थैंक यू।